हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका मेरे साथ। आज आप लोगों को पिक्चर पर दिख गया होगा भारत का डिजिटल भविष्य, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में है कि पिछली मार्च यानी कि अभी मार्च 2023 में सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को इंट्रोड्यूस किया और इसके माध्यम से जो पुराना आईटी एक्ट 2003 था उसमें बदलाव किया। अब आज की क्लास में हमारे सामने कई सवाल निकल कर आए कि क्या जरूरत थी, क्यों बदला गया, 2003 में क्या कमियां थी, 2023 में क्या क्या चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, किन चीजों को बदला जाना था और क्या चैलेंजेस हो सकते थे। अब ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझेंगे, जानेंगे और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी क्लास को प्रारंभ करने से पहले, अपने सेशन को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मेरे बारे में आप लोग जानते हैं। पिछले 7 से 8 साल का ज्यादा का एक्सपीरियंस पॉलिटी और इकोनॉमी, मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। ठीक है, आपका दोस्त, होस्ट, मेंटोर, हर तरीके से आप मुझे जानते हैं और लगातार अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस आपको मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच आईएएस 2025 के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, अनलिमिटेड एक्सेस, कंप्लीट प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन। ये सब चीज उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो आईएएस 2025 देना चाहते हैं। एक ऐसा सपना जो बहुत कम लोगों का पूरा होता है और आपके पास मौका है कि आप इस सपने को पहले दिन से एक सही डायरेक्शन में लेकर चलें। नवंबर एक्सटेंशन ऑफर 22 नवंबर तक। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने मुफ्त मिलते हैं, 2 साल के साथ 9 महीने और 3 साल के साथ 12 महीने। मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया जाए तो अनअकैडमी आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल्ट्रा कॉम्बैट 26 नवंबर सुबह 11 बजे, इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलती है, जिसमें गिफ्ट वाउचर हो सकते हैं, मैकबुक हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो सकती है और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। आप इस पर अटेम्प्ट कीजिएगा और इसमें इनरोल करने के लिए फ्री टेस्ट है। आप इसमें इनरोल करने के लिए कोड यूज कर लीजिएगा शबलू, ताकि आप लोगों को इजीली एक्सेस करने का मौका मिल जाए और मेरे कोड से आपको यह टेस्ट सीरीज फ्री हो जाती है। ठीक है, ऑप्शनल में पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री और एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आपके पास मौजूद है। ऑप्शनल पर काम करेंगे तो सारी चीजें शुरुआत में ही बेहतर हो जाती है और ईएमआई का भी आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें और ज्यादा डिस्काउंट भी मिलता है। चलिए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस में कहां कहां पर यह महत्वपूर्ण है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो डिजिटल इंडिया एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, डिजिटल इंडिया गोल्स, डिजिटल इंडिया, इन सब में। और आजकल जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, डीप फेक। आपको पता है कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस के फेक फोटो बना दिए गए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। इसका मतलब इन सब चीजों को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और क्या क्या चीजें हैं अब इसमें जान लेते हैं। मेंस में क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है। चलिए, आप लोगों को पता है कि 2023 की शुरुआत में ही सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को या डिजिटल पर्सपेक्टिव में जो भी कानून है उसमें बदलाव करने की कोशिश करेंगे, बदलाव लेकर आएंगे। इसके माध्यम से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने साफ तौर पर कहा कि एक सक्रिय कदम है, एक पॉजिटिव स्टेप है डिजिटल इंडिया को रेगुलेट करने के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी है, लाइक फेसबुक हुआ, लाइक ट्विटर हुआ, जहां पर इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट बने हुए हैं और हम उन डाउट को आज की क्लास में क्लियर करेंगे, क्या क्या चीजें हैं और इस एक्ट में क्या क्या बदलाव रखे गए हैं। सबसे पहले उद्देश्य क्या है। देखो, एक डायग्राम मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, उस डायग्राम के कंटेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा। जब हमने आईटी एक्ट 2003 देखा था तो उस वक्त भारत में लगभग साढ़े, आप कह सकते हैं 50 लाख लोग थे या 60 लाख लोग थे जो कि इंटरनेट यूज करते थे। आज ये संख्या 850 मिलियन है। पहले
केवल एक प्रकार की इंटरमीडिएट नजर आती थी, लाइक बहुत कम। जैसे अगर हम बात करें 2000 की, ऑरकुट हुआ, रेडिफ मेल हुआ, आप उनके माध्यम से ईमेल ये सब चीज करते थे। आज बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, लाइक ई कॉमर्स, डिजिटल इंडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, एआई टूल्स, गेमिंग, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, उस वक्त लोगों को इंटरनेट की तरफ लेकर आना मकसद था, और आज ये क्रिमिनलिटीज में एक तरीके से कहें, हर तरीके से अवैध काम आपके इंटरनेट से होने लगे हैं। जैसे केट फिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जानते हैं आप लोग, किसी को इंटरनेट के माध्यम से परेशान करना, साइबर ट्रोलिंग, गैसलिंग, फिशिंग, ये सब चीज उस वक्त बहुत कम थे। साइबर क्राइम हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, छोटी मोटी हैकिंग हुई, उस वक्त बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था। आज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर खतरा बन गया। हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, इन सब का एक अड्डा बना हुआ है। तो इसका मतलब 2000 के एक्ट को आज बदलने की आवश्यकता थी, और यही पॉइंट मैंने आपके सामने भी लिखे कि आईटी एक्ट 2023 ऐसे रूल रेगुलेशन को तैयार करेगा जो कि बदलते हुए वक्त के आधार पर आपको उन सभी चीजों में बदलाव दिखाई देंगे, उन बुनियादी ढांचों में बदलाव को रिप्रेजेंट करेंगे जो वक्त के आधार पर जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी आपके ऑनलाइन नागरिक हैं या अपराधी, उनके बीच एक अच्छा खासा गैप तैयार करेंगे, एक न्यायिक तंत्र की पेशकश होगी, ताकि अगर कोई साइबर क्राइम या साइबर यानी इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो हेट स्पीच ही क्यों ना हो, उसको अच्छी तरीके से डील किया जा सके। नागरिकों को समय पर उपचार करना, साइबर विवादों को हल करना, इंटरनेट पर अगर कुछ भी होता है, उनके साथ फ्रॉड होता है, उसे समय रहते रिजोल्व करना, कानून का शासन लागू करना, रूल ऑफ लॉ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून का शासन, आप पूरे संविधान में इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा कानून। इसके साथ साथ एक विधायी ढांचा भी प्रोवाइड कराना, ताकि प्रत्येक हर चीज को उसी के कंटेक्स्ट में डील किया जाए जिस प्रकार की प्रॉब्लम है। अब ये तो उद्देश्य रहे किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2023, जो कि वर्तमान में न्यूज में रहा है और भारत सरकार ने कुछ बदलाव इसमें किए हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें शामिल रहेंगी। सबसे पहले इंटरनेट, फ्री इंटरनेट वाला, मतलब एक तरीके से जो इजी एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, इजी एक्सेस। ठीक है, अक्सर हम ये बात नोटिस करते हैं कि जो नई जनरेशन है वो इंटरनेट को यूज तो करती है, लेकिन कई बार उनके लिए रूल रेगुलेशन टफ हो जाते हैं, और कई बार इतना मिसयूज शुरू हो जाता है कि वो इसका प्रयोग नहीं करना चाहते। तो सेफ इंटरनेट भी कह सकते हैं, इजी इंटरनेट कह सकते हैं, और रेगुलेटेड इंटरनेट भी इसको कहा जा सकता है। वहीं ऑनलाइन सेफ्टी और लोगों का ट्रस्ट, आज आप किसी से भी पूछिए, हर इंसान चाहता है कि इंटरनेट इंटरनेट या सोशल मीडिया से दूरी बना के रखने में फायदा है। पता नहीं कब किसका डीप फेक से एक फेक वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कर दिया जाए। हर चीज आज इतनी एडवांस हो चुकी है, तो खतरा प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज से लेकर फेस तक, वीडियो एडिटिंग से लेकर वो सब चीज कर रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, और इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। वहीं रेस्पॉन्सिबल इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबल हो। आप अगर किसी सोशल साइट को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके। और सरकार अब इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी ऐप को आजादी दे कि आपकी सोशल साइट पर कोई आएगा, हेट स्पीच देगा, दंगे कराएगा, और आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। तो सरकार इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, और सरकार ने इस पर बाकायदा काम भी किया है। आप लोगों को दिख रहे होंगे राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पुराने आईटी अधिनियम को बदलने के लिए आधुनिक डिजिटल कानून लेकर आएंगे, उसकी जरूरत है। अब इसमें एक पॉइंट आपको मुझे समझाना है। आपको यह तो पता चल गया कि डेटा संरक्षण पर काम किया जाएगा, डेटा गवर्नेंस पर काम किया जाएगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड पर काम किया जाएगा, और उन सभी पहलुओं पर हम काम करेंगे जो वर्तमान में इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं
DIA सुरक्षित बंदरगाह, अब इसको आप सेफ हार्बर के तौर पर जानते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखो सेफ हार्बर क्या था, पहले जो सोशल साइट या जो थर्ड पार्टी ऐप होती थी वो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, या उनकी साइट पर जो भी लिखा जा रहा है उन पे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रत्येक सोशल साइट को कानून के माध्यम से सेफ हार्बर दिया गया था और ये इसका मिसयूज कर रहे थे। वर्तमान में सरकार ने कहा कि अब हम आपको सेफ हार्बर नहीं देंगे। ट्विटर, फेसबुक या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों को जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आप लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग आपकी सोशल साइट को यूज कर रहे हैं उन पर कैसे नजर रखी जाए। हालांकि लोकतंत्र के फेवर में, लोकतंत्र के अगेंस्ट दोनों पहलू में हो सकता है, लेकिन सरकार अब सेफ हार्बर वाले पहलुओं को रिमूव करने की बात कर रही है कि हम अब सेफ हार्बर आपको नहीं देंगे। आप भी रेस्पॉन्सिबल हैं, आपको नजर रखनी होगी, आपको ध्यान देना होगा अगर कुछ भी इंटरनेट के माध्यम से क्राइम होता है या किसी भी तरीके से चीजों को किया जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेफ हार्बर है इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। ट्विटर पर किसी ने लिखा दंगे फसाद हो गए, ट्विटर ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं, मैं तो इंटरनेट प्रोवाइडर के तौर पर, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है कि इस पर क्या हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। उसके बाद इसको हम देख चुके हैं, क्या आवश्यकता क्यों थी। सबसे पहले हमने देखा कि पुराने रूल, पुराने रेगुलेशन थे जिनको बदलने की आवश्यकता थी। वर्तमान के सिनेरियो को देखते हुए, वर्तमान के कंटेक्स्ट को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाना जरूरी था, क्योंकि आईटी एक्ट सफिशिएंट नहीं था। आईटी एक्ट 2003 सफिशिएंट नहीं था उन चीजों में बदलाव करने के लिए जो आवश्यक थे। कानूनी अनुकूलन की आवश्यकता, यानी कि जो लॉ है, लॉ के इनकंसिस्टेंट इनको बनाना है, लॉ के कंटेक्स्ट में इनको जस्टिफाई करना है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स ऑनलाइन सामग्री को भी संबोधित करने की बात रखी गई। जितनी भी ई कॉमर्स और ऑनलाइन सामग्री मिलती है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको टारगेट किया जाए, उसी के आधार पर इस डिजिटल इंडिया एक्ट की आवश्यकता रही। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि यह चीज यहां तक अच्छी है, आसान है और इसको बदलाव करना आवश्यक है, इसमें बदलाव जरूरी है। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां, सबसे पहले बोझिल अनुपालन आवश्यकता है, मतलब कि आपके ऊपर फोकस्ड कर दिया गया कि आपको यह करना ही होगा। एक तरीके से आपके ऊपर कानून का बोझ डाल दिया गया, जिससे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी। अब आप लोगों को कुछ भी सोचने, लिखने या पढ़ने से पहले यह समझना होगा इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका कितने लोगों पर इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर दिखाई दी। संसाधन, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं, हमारे पास अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि हम DIA 2023 को इंप्लीमेंट कर सके। जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। निगरानी और गोपनीयता संबंधी चिंताएं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो सारी चीजें अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि हम किस तरीके से इन पर निगरानी रख सके, इनकी प्राइवेसी का ध्यान रख सके। क्योंकि अगर इस एक्ट को हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करें तो आपके पास ना कोई प्राइवेसी होगी, और सरकार प्राइवेसी को साथ में रखकर इस पर काम करे, यह बहुत जरूरी है। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी बाधा बना हुआ है। अगर आप डेटा का लोकलाइजेशन करते हैं या डेटा को ट्रांसफर करते हैं, सीमा पार से लेकर आते हैं, तो वहां पर भी DIA एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे आपके सामने मौजूद है। तो इस पर काम करना, इस पर चीजों को बेहतर करना आवश्यक है, और जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक DIA, डिजिटल इंडिया एक्ट, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सरकार को चाहिए कि सरकार इसके लिए और बेहतर तरीके से समन्वय करे,
कंपनियां, जो भी थर्ड पार्टी है, उनके साथ बातचीत करे, लोगों के साथ बातचीत करे और इस पर पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन उसको निकालने की कोशिश करे। ये था एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइएगा और डेली क्लास में आइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।